औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। तो आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी को सेकंड नेम हम देते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन। स्टूडेंट्स, वो वाली टर्म, वो वाली इक्वेशन जिसमें किसी भी एक इक्वेशन की पावर वेरिएबल में 2 होगी, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको हम कहेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन। मिसाल के तौर पर अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ होगा वो x यूज़ होगा और उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वेयर a डज़ नॉट इक्वल टू 0, इसमें a हमारे पास 0 कभी भी नहीं हो सकता। एंड a, b एंड c आर रियल नंबर्स इज़ कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसको मैंने स्टूडेंट्स आगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर है जी, हेयर a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट यूज़ होगा, जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास यूज़ होगी जब हम आगे एग्जांपल्स हल करेंगे, क्वेश्चंस हल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा a यूज़ होगा। और जहाँ पर हमारे पास x की पावर 1 मतलब वेरिएबल x यूज़ होगा, वहाँ पर हमेशा स्टूडेंट्स हमारे पास b कोएफिशिएंट यूज़ होगा और c हमारे पास स्टूडेंट्स ऑलवेज कांस्टेंट टर्म होती है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। If b is 0 in ax² plus bx plus c is equal to 0, then equation is called pure quadratic equation। तो क्या है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, फिर हमने इसके आगे मेथड्स को डिस्कस कर लिया। तो मैं आपको पहचान बता देता हूँ, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं समझा। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं x और y। अमूमन ज़्यादातर x यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा होती है वो 2 होती है, फिर उससे 1, फिर मतलब 0 हो जाती है। तो वो इक्वेशन जो आपको इस फॉर्म में नज़र आए, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, स्टूडेंट्स वो हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। मैंने आपको बताया कि इसकी आगे 2 काइंड्स हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो आपसे पूछे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें ये बताएं कि ये किस फॉर्म में मौजूद है। हमें जब तक इसकी फॉर्म का नहीं पता होगा, हम नहीं बता सकेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो जो इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मतलब इस फॉर्म में कोई एग्जाम्पल आ जाए, कोई भी आपको न्यूमेरिकल आ जाए, उसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि उसने मुझसे कहा कि a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे कहूं, फर्ज करें a को 0 रखें, तो 0.x² मतलब ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म है ही इस फॉर्म में मौजूद।
तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि जो फॉर्म हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगी, इस फॉर्म में कोई आंसर हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे चल के जब मज़ीद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर मैंने आपको आगे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स दूसरी फॉर्म है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे कि वेयर इज बी एक्स फैक्टर। स्टूडेंट्स इसमें यही बात है कि b इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर b 0 है तो 0 डॉट एक्स हमारे पास ये फैक्टर सारा 0 हो गया, तो हमने यहाँ पर 0 नहीं लिखा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो इस फॉर्म में आंसर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जो इस फॉर्म में आंसर आए उसको हम फौरन पहचान लेंगे, दिस इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या जनरल फॉर्म कहते हैं। और ये जो दूसरी टाइप है जिसमें b इज इक्वल टू 0 होता है, इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बच जाएगा इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन जहां भी आपको इस फॉर्म में नजर आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी या कोई इसकी रिलेटेड एग्जाम्पल या कोई इसका न्यूमेरिकल, तो हम फौरन पहचान जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बल्कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को और इसकी काइंड्स को, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो अमूमन पेपर्स में एग्जाम्स में आ जाते हैं कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट आर द काइंड्स। और फिर इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेथड्स दैट वी हैव टू यूज टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आगे इसके मेथड्स हैं, उन मेथड्स को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो इसके मेथड्स कितने हैं हमारे पास? देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट, बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होती है हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है 7th 8th में, वो आगे चल के हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या आता है ये आगे चल के मैं आपको मजीद बता देता हूँ। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आता है? हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड इसका स्टूडेंट्स अंडर रूट इस फैक्टर का और होल डिवाइडेड बाय 2a। जहां कहीं भी हमें ये फार्मूला नजर आए बुक में, हम फौरन पहचान लेंगे दैट इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, तो इसको आपस में मिक्स नहीं करना। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की जानिब, एक्सरसाइज 1.1, फिर हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.1 उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको पीछे काइंड्स में बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 काइंड्स हैं। एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास मजीद, इनको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि आया कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। इसको कैसे सॉल्व करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 7 और x माइनस 3 दो फैक्टर्स को। मल्टीप्लिकेशन तो स्टूडेंट्स हमें आती है कि फर्स्ट इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, x स्क्वायर आ गया, और फिर x ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 3x आ गया, लेकिन इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ठीक है फिर प्लस 7x प्लस 7x और 7 प्लस माइनस माइनस और 7 3 21 इज इक्वल टू -7 हमारे पास वैसे आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7x ये हमारे पास सेम फैक्टर हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, इनको प्लस माइनस कर दें तो ये माइनस हो रहे हैं, तो 7 में से 3 4x
और -21 हमारे पास वैसे ही आ गया। तो अगर मैं -7 राइट साइड पे जो है इसको अपना लेफ्ट साइड पे ले आऊँ, तो यानी कि इनको इकट्ठा कर दूँ एक इक्वेशन बनाने के लिए, तो ये -7 इधर आके +7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फिर जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो होगी x² + 4x -21 में +7 निकाले तो -14 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स आप खुद मुझे देख कर बताएं कि ये x² + 4x -14 ये किस फॉर्म की इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इस टाइप की कोई ना कोई न्यूमेरिकल, कोई एग्जाम्पल, कोई इक्वेशन आ जाती है तो दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि x के साथ हमारे पास कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, फिर x के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, और c जो होगा वो हमारे पास होगा एक टोटली कोफिशिएंट, इसके साथ वेरिएबल नहीं होता, और राइट साइड पे हमारे पास 0 होगा। तो अब आप देख लें कि हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनी है वो है कि x² + 4x -14 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज इक्वल टू ax² + bx - c या +c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट यानी कि आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x² + 4 / 3 - x / 7 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करके इनको टोटली मैं दोनों इक्वेशंस की तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, या इनका मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो अगर मैं इन दोनों को 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं और मल्टीप्लाई करने के बाद टोटली लेफ्ट और राइट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा फिर हम उसको मजीद देखेंगे कि क्या करना है। तो 7 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 21 एंड एलसीएम देन वी गेट। हमने 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनका एलसीएम लिया सबसे पहले 7 और 3। तो हमारे पास ये आ गया 21 मल्टीप्लाई x² + 4 / 3 -21, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इस फैक्टर के साथ x / 7 इज इक्वल टू 21, फिर राइट साइड पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। तो लास्ट पे हमारे पास जो कैंसिल हो रहे हैं फैक्टर्स उनको कैंसिल कर दें, जो नहीं हो रहे हैं वो रहने दें। तो 3 × 7, तो ये 21, ये हमारे पास 7 आ जाएगा, फिर 7 ये 3 पे कट गया, और 21 × 1 ये सिंपली 21 आ गया। तो 7 × x² + 4 -3 × x, तो 7 × x² + 4 -3 × x इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई 7x² + 28 - 3x + 21 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि x² वाले जो फैक्टर्स हैं उनको अलहदा कर दें, और जो सिंपली x वाले हैं उनको अलहदा कर दें, और जो सिंपली हमारे पास कांस्टेंट हैं यानी कि कोएफिशिएंट हैं वाली रकमें हैं उनको सिर्फ प्लस माइनस कर दें, तो राइट साइड पे हमारे पास 0 बच जाएगा। तो हम जानते हैं कि 7x² ये सिर्फ अकेला है, 7x² आ गया, प्लस 28x और -3x और प्लस 21। तो सिंपली हमारे पास 28 में 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट जो बच जाएगा वो 7 बच जाएगा। क्यों? 28 में से -21 निकाले तो हमारे पास 7 आ गया, और -3s का फैक्टर जो है हमारे पास वो वैसे ही आ गया। तो फाइनल फॉर्म स्टूडेंट्स जो हमारे पास बनी है वो बनी है 7x² - 3x + 7 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, खुद एनालिसिस कर लें कि ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास किस फॉर्म में है। दैट इज इक्वल टू ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल टू जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉट दैट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आएगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिहाज से और किस तरह अपना स्टैंडर्ड फॉर्म के लिहाज से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x / x + 1 + x + 1 / x इज इक्वल टू 6। इसको हम कैसे देखें? मैंने आपको बताया कि सिंपल इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों जो फैक्टर होंगे हमारे पास उनको लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। हम जानते हैं मल्टीप्लाई x + 1 एंड x। स्टूडेंट्स बट्टे के नीचे हमारे पास जो रकमें होंगी वो हमारे पास इसका एलसीएम होता है, और एलसीएम को हमने लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाना होता है।
ठीक है। तो मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन और एक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस, देन वी गेट, हम क्या हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने एलसीएम लिया एक्स प्लस वन और एक्स, इसको इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये फैक्टर हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। फिर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये फैक्टर हमारे पास आ गया। फिर इज इक्वल टू राइट साइड पे ये हमारे पास जो एलसीएम है इसको मल्टीप्लाई करवा दिया कि फर्दर किसके साथ, 6 के साथ। तो अब वो फैक्टर्स जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें, जो नहीं हो रहे हैं उनको सिंपल वैसे ही लिख लें। तो x प्लस वन कैंसिल हो गया x प्लस वन के साथ, x कैंसिल हो गया x के साथ, तो सिंपल x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस प्लस आ गया, और x प्लस वन ये सिंपल हमारे पास सेम फैक्टर्स हैं, ये एक दूसरे का स्क्वायर बन जाएंगे, तो x प्लस वन इज होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास अलजेब्रे का फार्मूला है, दैट इज फर्स्ट फार्मूला a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 6 को अगर मैं शुरू में ले आता हूं तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं अंदर मजीद फैक्टर के साथ, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस x इंटू वन एक्स आ जाएगा। तो 6 को मैं स्टार्ट में ले आया ये। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस इंटू, इसको मैंने ओपन कर दिया फार्मूले को मजीद अलजेब्रे के लिहाज से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 6x स्क्वायर प्लस 6x। ओके, तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूं कि जो वो फैक्टर जो मेरे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हैं उनको अलहदा करके लिख लेता हूं, और जो मतलब हमारे पास कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट हैं, या जो हमारे पास जो जिनकी वेरिएबल की फॉर्म वन है, जैसे कि ये इसकी फॉर्म वन है, उनको अलहदा करके लिख लेता हूँ। तो मैंने लिखा कि पहले इनको मैंने ओपन कर लिया मजीद, क्योंकि ये ब्रैकेट है हमारे पास, प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, और ये एक्स स्क्वायर का वैसे ही हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो अब मैं जानता हूं कि अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये माइनस 6x स्क्वायर बन जाएगा, बाद में मुझे इसको पॉजिटिव रखने के लिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिहाजा मैं इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आता हूं। तो इसको मैं रीअरेंज करके स्टूडेंट्स जो बाद में लिखूंगा वो मेरे पास ये होगा कि 6x स्क्वायर, ये जो होगा प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो प्लस 6x ये जो हमारे पास राइट साइड में था, ये प्लस 2x इधर आके माइनस हो गया, तो रीअरेंज करने के बाद ये बन गया माइनस 2x, और प्लस 1 इधर आके माइनस 1 बन गया, तो माइनस 1 इधर मैंने लिख दिया, दैट इज इक्वल टू, इधर कोई फैक्टर नहीं बचा, रीअरेंज करने के बाद जो मैंने स्टूडेंट्स लिखा वो इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख लें कि जो फैक्टर्स हमारे पास एक्स स्क्वायर वाले हैं उनको प्लस माइनस कर दें, और जो फैक्टर्स हमारे पास सिंपल वेरिएबल जिनकी फॉर्म वन है एक्स वाले हैं उनको प्लस माइनस कर दें, और जो कांस्टेंट बच रहे हैं उनको कांस्टेंट के हिसाब से लिख दें। तो माइनस एक्स स्क्वायर ये बन गया हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर, और 6x एक्स स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर निकालें तो हमारे पास बन जाता है 4x स्क्वायर, प्लस 6x और माइनस 2x दैट इज इक्वल टू प्लस 4x, और माइनस 1 का माइनस 1 वैसे ही बच गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आई है, ये आप खुद एनालिसिस कर लें कि ये दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म है किसकी, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं आया। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, मजीद हमारे पास आंसर आएगा उसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स पहले तो आप ये अंदाजा लगाएं कि बटे के नीचे रकमें कौन सी हैं, यानी कि डिवाइडेड बाई के नीचे रकमें कौन सी हैं। तो हमारे पास हैं x माइनस 2 और x, ये हमारे पास इसका एलसीएम है। तो एलसीएम लेके अगर आप इस फैक्टर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें तब भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। आप खुद अगर करके देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया और इसको जोज़ाफ के जरिए हल किया। तो कैसे किया, अब ये देखें x इंटू एक्स माइनस 2 इसका एलसीएम आ गया। तो मैं जानता हूँ कि x माइनस 2 के साथ जब कैंसिल होगा फर्दर x बच जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस 4। क्लियर, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, माइनस का माइनस आ गया, x इंटू एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो बच कौन सा गया, x माइनस 2। ये हम जानते हैं कि हमारे पास दैट इज इक्वल टू अलजेब्रा सेकंड फार्मूला a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो x माइनस 2 होल का स्क्वायर
फिर +4 आ गया। अब इसके नीचे डिवाइड बाय के नीचे कोई रकम ही नहीं है, लिहाजा x और x-2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपली, दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब जो फार्मूला ओपन हो रहा है उसको ओपन कर दें, जो मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स उनको मल्टीप्लाई कर दें। हम जानते हैं कि x इंटू एक्स स्क्र प्लस प्लस और 4 इंटू एक्स 4x माइनस का माइनस, इसको ओपन करें तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है x² प्लस बी प्लस 4 माइनस 4x। क्यों? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो +4 और इसको अगर मैं मज़ीद मल्टीप्लाई करूं x² और x² ये हमारे पास बन गया x² और माइनस का माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x हमारे पास बन गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है कि ये 4 इसके साथ अंदर मजीद मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ कि 4 इंटू x² 4x² माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8x, यानी कि हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टर्म जो है इसको सिंपली माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -x² -4 माइनस माइनस प्लस और 4x बन गया। तो ये हमारे पास वैसे ही आ गया x² और प्लस 4x। तो अगर मैं जो कांस्टेंट यानी कि अपना टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दूं, हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी फिर वो देखेंगे कि आया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है। तो मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास x² है और ये हमारे पास -x² है, इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। फिर ये +4x और +4x कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 8x और 8x प्लस का और -8x ये इस आपस में कैंसिल हो गए। तो मेरे पास स्टूडेंट जो फाइनल फॉर्म जो फाइनल टर्म्स बची हैं वो कौन सी हैं, वो मेरे पास प्लस का 4x² बचा और माइनस का 4। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सी फॉर्म बनेगी। और स्टूडेंट्स अब आप खुद एनालिसिस कर रहे होंगे कि हम जो जिसका इंतज़ार कर रहे थे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमें नज़र आती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि मैंने सिंपली जो टर्म्स बची थी उसको लिख लिया 4x² - 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, मैंने 4 कॉमन ले लिया, इंटू x² - 1 मेरे पास अपना एक टर्म बच गई इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है x² - 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब आप एक चीज़ खुद एनालिसिस करें कि x² - 1 मेरे पास क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोई टर्म ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टूडेंट यहाँ पर प्लस है उधर माइनस, आंसर में माइनस आ रहा है, तो इसको आपने देख के परेशानी होना है कि जी हमारे पास ये जो है इसमें प्लस आ रहा है उधर माइनस आ रहा है, ये हमारे पास प्लस माइनस होते रहते हैं, इनको देख के आपने परेशान नहीं हो जाना। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है वो हमारे पास ये बनी है कि x² के साथ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म है। कैसे है? क्योंकि इधर x² के साथ कोई ना कोई एक चीज़ है, मतलब 1 है, तो इसके साथ हम पता लगा लिया कि ये इज इक्वल टू ax² है। फिर प्लस c है, ये तो हमारे पास होता ही कांस्टेंट है। अब अगर इसको देखूं तो ये हमारे पास -1 है, ये दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं कि x² - 1 जो है ये मेरे पास इसमें b वाली टर्म है ही नहीं। क्यों? इस b के साथ x अकेला होता है, वो है ही नहीं। तो जो हमारे पास ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 इस टर्म की कोई इक्वेशन बन जाए, दैट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व करके किस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म और वेदर इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि उसने कैसे इसको सॉल्व करके आंसर निकाला है। तो x+3 डिवाइडेड बाय x+4 माइनस इंटू x - 5 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1। इसमें अगर आप देखें तो मैं आपसे कहूं कि x और x+4 ये डिवाइड बाय के नीचे टर्म्स हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके इन लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेशन पे साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टूडेंट मेरे पास आंसर सेम ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर इसका मैं एलसीएम ले लूं और एलसीएम पिछले क्वेश्चन की तरह टर्म्स जो कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दूं, तो x इंटू x+4 मैंने एलसीएम लिया, x+4 इस x+4 के साथ कैंसिल हो रहा है, बच हमारे पास कौन सा गया x अब x+3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज इक्वल टू x इंटू x+3, माइनस का माइनस आ गया, x इस x के साथ कैंसिल हो गया, फिर x+4 x - 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज इक्वल टू 1। अब x को अंदर x+3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बनेगा x² प्लस प्लस x × 3 3x, माइनस का माइनस, x+4 और x - 5 को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स
तो ये हमारे पास बन जाता है एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, माइनस का साइन आ गया, इज इक्वल टू 1। अब x और x प्लस 4 डिवाइड हो रही हैं बटे के नीचे। अब इसको अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, दैट इज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। तो अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और जो टर्म्स x वाली प्लस माइनस हो रही है उनको प्लस माइनस कर दें, तो ये माइनस का 5x और प्लस का 4x ये हमारे पास बन जाएगा माइनस x, और x स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस 20 वैसे ही आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। ये टर्म्स हमारे पास वैसे ही आ रही हैं, क्यों, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था और इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब स्टूडेंट्स फाइनल फॉर्म जो हमारे पास बनेगी, इसको उठा के भी इधर मैं ले आता हूँ, तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसको सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 20, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स बन गया, प्लस 4x इधर आके माइनस 4x बन गया, इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में टर्म्स कैंसिल हो गई, प्लस का 3x और माइनस का 4x कितने हो गए स्टूडेंट्स, और ये प्लस का 3x प्लस का x प्लस 4x और माइनस 4x, ये दैट इज इक्वल टू कैंसिल हो गया आपस में, ये देखें कैंसिल हो गए। बच कौन सी गई हमारे पास टर्म, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0 बनी। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास जो पहली इक्वेशन अपना टर्म है ए एक्स स्क्वायर, इसको मैंने रखना है पॉजिटिव। पॉजिटिव रखने के लिए मैं क्या करूँ, ये जो माइनस है इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सब के साथ मल्टीप्लाई करने से ये चेंज हो गई है, प्लस एक्स स्क्वायर बन गया और प्लस का 20 जो था ये माइनस का 20 बन गया, इज इक्वल टू 0। अब आप खुद एनालिसिस कर लें कि ये कौन सी इक्वेशन है, दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें बी नहीं होगा हमारे पास, वो क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट जो पार्ट जो रह गया उसको करने के बाद हम मजीद आगे फैक्टराइजेशन पे जाएंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट पार्ट है दैट इज इक्वल टू 6। उसने कहा है कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 12। इसको कैसे करूं, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने आपको बताया था कि डिवाइडेड बाई के नीचे जो टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनके साथ मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या किया, टेकिंग एलसीएम एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 देन वी गेट एलसीएम लेने के बाद मैं क्या करूं, एक्स प्लस टू टर्म के साथ कैंसिल हो गया, बच कौन सा गया एक्स प्लस 3, ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 आपस में आ गए। ऑलराइट, प्लस और प्लस एक्स प्लस 3 के साथ कैंसिल हो गया, बच कौन सा गया एक्स प्लस 2। मैं जानता हूं कि एक्स प्लस 2 और ये जो एक्स प्लस 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई होके पहले अलजेब्रे का फार्मूला बना देंगे ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो राइट साइड पे 25 डिवाइड बाई 12 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसका मैं फार्मूला अगर ओपन करूं तो ये हमारे पास बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और इनको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। तो प्लस का 3x प्लस का x प्लस 4x और प्लस 3 और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, और प्लस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, डिवाइडेड बाय अगर इनको भी मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आंसर आएगा। तो इस आंसर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसके नीचे डिवाइड हो रही हैं, तो इनको अगर मैं राइट साइड पे लेकर जाऊँ तो राइट साइड पर या जाकर ये 25 के साथ मजीद मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और 12 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसको अगर मैं उठा के इधर लेके आऊँ तो ये हमारे पास इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट्स क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन का आपको अगर पता हो तो इस तरह की होती है, मतलब जो टर्म्स इधर डिवाइड हो रही हैं वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो इधर डिवाइड हो रही हैं इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारे पास 2x स्क्वायर बन गया, प्लस 4x और प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 8x, प्लस 3 और प्लस 4 दैट इज इक्वल टू प्लस 7, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 12 बाई क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। तो ये 12 इधर आके इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो हमारे पास टर्म है इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। किस तरह होगा मजीद ये इसको सॉल्व करते हैं। 12 आके इधर जब मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ तो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है।
12 इंटू 2 24, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 7 84, एक्स और एक्स के ये फैक्टर हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे। और ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैसे होगा, 25 इंटू 25 एक्स स्क्वायर, 25 इंटू 5 125 एक्स, 25 इंटू 6 150। तो हम जानते हैं कि हम एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर एक साइड पर रख लें और प्लस जो वेरिएबल इनकी फॉर्म 1x है उनको भी एक साइड पर रख लें और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको उठा के भी एक साइड पर ले आएँ। तो मैं क्या करता हूँ कि 25 एक्स स्क्वायर ये जो है मेरे पास ये बड़ी है स्टूडेंट्स, अब मैं उठा के इधर ले आऊँ तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा और उसको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके फिर फाइनल फॉर्म पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बनाऊंगा। तो अगर मैं इसको 24 को उठा के इधर ले आऊँ और रीअरेंज करके लिख दूँ तो मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस 24 इधर आके माइनस 24 बन गया, ये देखें, और प्लस 96 एक्स इधर आके माइनस 96 बन गया, ये देखें, और प्लस 84 इधर आके माइनस 84 बन गया। तो हमारे पास स्टूडेंट जो फाइनल फॉर्म आंसर बनने जा रही है वो हमारे पास ये होगी कि इसमें से ये टर्म आउट करें तो हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसमें से ये आउट करें तो हमारे पास प्लस 29x बनेगा, और इसमें से ये टर्म कांस्टेंट रिमूव करें प्लस माइनस करें तो हमारे पास दैट इज इक्वल टू 66। तो दैट इज़ ये जो फाइनल फॉर्म बनी है एनालिसिस करके आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि ये विच फॉर्म इज इक्वल टू कंप्राइजेज वेदर स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म वेदर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको आज का लेक्चर दिया इसमें आपने एक चीज़ को फाइंड करने का तरीका सीख लिया कि किस तरह हम पहले तो ये एनालिसिस करना सीखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, इसमें वेरिएबल की फॉर्म मस्ट और मस्ट कहाँ तक जा सकती है, फिर इसकी काइंड्स कौन सी हैं, हम अगर इसका जवाब निकालेंगे तो हम कैसे पता चलाएंगे कि ये प्योर फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले तो आपने ये देखना है, फिर आगे इसके मेथड कितने हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने उसमें से आज एक पढ़ लिया, बाय फैक्टराइजेशन भी नहीं पढ़ा और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं पढ़ा। हमने जस्ट ये काइंड्स को मद्देनजर रखते हुए ये फाइंड करना सीखा कि ये जो आंसर हमारे पास आ रहे हैं वेदर इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, वेदर इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया है तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। क्यों, बेल आइकन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारा हर आने वाला नया लेक्चर आप पर खुद ब खुद नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर 2, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।